हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो स्टोरी है विलेज ऑफ पालमपुर, ये है एक हाइपोथिकल विलेज के बारे में बताया गया है। हाइपोथिकल विलेज मतलब होता है कि काल्पनिक विलेज के बारे में बताया है और इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किन किन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, वो सब इस स्टोरी में बताया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस स्टोरी का पर्पस क्या है? स्टोरी का पर्पस है आपको बेसिक कंसेप्ट, प्रोडक्शन से संबंधित बेसिक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना है। यहाँ पर एक विलेज है जो कैसा है? हाइपोथिकल। हाइपोथिकल मतलब होता है काल्पनिक विलेज है जिसका नाम क्या है? पालमपुर। यहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग क्या है यहाँ की? पालमपुर की है जो मेन एक्टिविटी होती है वो फार्मिंग है। सेवरल अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो कैसी होती हैं? स्मॉल स्केल पर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट। और इन सभी एक्टिविटीज़ को प्रोडक्शन के लिए वेरियस टाइप के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जो है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी की। इस स्टोरी के माध्यम से, पालमपुर स्टोरी के थ्रू वो आपको ये लर्न कराना चाहते हैं कि वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करके किस प्रकार से गुड्स एंड डिज़ायर को और इस रिसोर्सेज को कंबाइन करके प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पालमपुर क्या है? पालमपुर है वेल कनेक्टेड सिटी है, किससे? अपने नेबर और विलेज नेबर मतलब नेबर विलेज अपने आसपास के विलेज और टाउन से वेल कनेक्टेड सिटी है। रायगंज इससे क्या है? रायगंज एक बड़ी सिटी है जो इससे केवल 3 किलोमीटर दूर है। और शाहपुर जो है वो इससे शाहपुर जो है वो स्मॉल, रायगंज से स्मॉल टाउन है वो भी, लेकिन पालमपुर के पास में ही है। यहाँ पे मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बुलक कार्ट्स, टांगा, बोगीज, जिसमें क्या भर के ले जाया जाता है? जेगरी। जेगरी का मतलब क्या होता है? गुड़। अदर कमोडिटीज़ जैसे कि मोटर व्हीकल्स, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रक्स भी यहाँ पर आराम से चलते हैं। ये विलेज में कितने 450 फैमिलीज़ रहती है। कितनी फैमिलीज़ रहती हैं? 450 फैमिलीज़ रहती हैं, लेकिन जो है सब कैसी होती हैं? डिफरेंट कास्ट की होती हैं। इसमें क्या है? 80 क्या होती है? अपर कास्ट फैमिली है जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है उनकी, मतलब अपर कास्ट की संख्या जो है वो ज़्यादा है। और इनके जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, क्वाइट लार्ज होते हैं, ब्रिक्स से और सीमेंट और प्लास्टरिंग की होती है उन पर। जो एससी होते हैं मतलब दलित होते हैं, उन क्या होते हैं? वो 450% का 1/3 पार्ट ही उनकी पॉपुलेशन है। वो विलेज के एकदम कॉर्नर में रहते हैं। और जो है उनके हाउस कैसे रहते हैं? स्मॉल हाउस होते हैं और मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं। जैसे कि ये विलेज है, विलेज में यहाँ पे एक कॉर्नर में जगह दे दी गई है उनको, वो उसी कॉर्नर में रहते हैं। मोस्ट हाउसेस में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। और इससे क्या चलते हैं? ट्यूबवेल्स चलते हैं। जो ट्यूबवेल्स आप जानते होंगे, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के स्मॉल बिजनेस भी होते हैं पालमपुर में। और पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक क्या है? 1 हाई स्कूल है। एक प्राइमरी क्या है? हेल्थ सेंटर भी है यहाँ पे, जो किसके द्वारा रनिंग है? गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग है। और एक 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। इस डिस्क्रिप्शन के द्वारा क्या शो हो रहा है कि पालमपुर जो है वेल डेवलप्ड विलेज है। रोड है उसका, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशंस, स्कूल, हेल्थ सेंटर, सभी कुछ है यहाँ पे। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विथ दोज इन योर नियर बाय विलेज। अगर आप कंपेयर करेंगे आपके नियर बाय विलेज से, तो यहाँ पर सब कुछ वेल सेटल्ड है, मतलब वेल डेवलप्ड ये विलेज है।
जो पालम ये द स्टोरी ऑफ पालमपुर है वो इमेजिनरी विलेज है, मतलब ऐसा कोई पालमपुर विलेज नहीं है, लेकिन जो है ये इमेजिन करने वाला विलेज है, मतलब काल्पनिक विलेज है। इस विलेज के थ्रू वो आपको क्या बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ बता रहे हैं इस विलेज के थ्रू। इंडिया के जो विलेज हैं वो उनका मेन एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग। फार्मिंग जो होती है वहाँ की मेन एक्टिविटी होती है। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इन वो कैसी होती हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। अब मतलब गांव में शॉप वगैरह भी रखे रहते हैं ना छोटी छोटी, तो दोनों प्रकार की यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, मतलब फार्मिंग भी होती है और अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब हम लर्न करते हैं जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन का जो है, प्रोडक्शन का एम क्या है, गुड्स एंड सर्विस जो हम चाहते हैं उसको प्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस की। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच ऐसा जैसे क्या, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर। लेबर क्या है यहाँ पे सेकेंड रिक्वायरमेंट। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो गई, लैंड, और सेकेंड हो गई लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिक्वायर, जो हाईली रिक्वायर होती है, जैसे एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। हमें पता है कुछ जैसे लेबर की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ हमें पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। अदर एक्टिविटीज़ में रिक्वायर में वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, मतलब जो है वो दोनों वर्क कर सकते हों। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी द प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शंस। हमको क्या है, प्रत्येक प्रोडक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के लेबर की आवश्यकता होती है, प्रोवाइड किया जाता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल। फर्स्ट हो गई लैंड, सेकेंड हो गई लेबर, और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या होता है, फिजिकल कैपिटल में होता है कि फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, फिजिकल कैपिटल में आता है टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग। अब भाई लैंड हो गया, उसके बाद लेबर हो गए, लेबर फिर काम क्या करेंगे, तो काम करने के लिए हमको टूल्स और मशीन और बिल्डिंग की आवश्यकता होगी ना। तो जो है फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, अंडर फिजिकल कैपिटल में क्या आएगा, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स आएंगी। जैसे कि फार्मर के लिए सिंपल टूल्स क्या हो गया, फार्मर का प्लो। प्लो मीन्स तो आप जानते ही होंगे, प्लो मीन्स हल होता है। जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स। और बिल्डिंग के लिए ये तो फार्मिंग का हो गया। अब हमको किसका देखना है, मशीन और अदर एक्टिविटीज़ के लिए हमको क्या पढ़ना कर ज़रूरत पड़ेगी, मशीन की। बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शंस ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। जो मशीन्स, बिल्डिंग्स और ये सब होती है ना, वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। जो मैनी ईयर तक चलती हैं उनको क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल। जो काफ़ी समय तक, मतलब एक बार आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया, जैसे बिल्डिंग बना दी, तो वो काफ़ी समय तक चलती रहेगी, तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगी। अब है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अब हमें प्रोडक्शन रिक्वायर के लिए वैरायटी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो है वीवर है, वीवर को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, यार्न की आवश्यकता होगी, यार्न की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो है पॉटर को क्या आवश्यकता होती है भाई, पॉटर को नीड किसकी होगी, क्ले की नीड होगी। अब इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए ना। जब आप इसको खरीदेंगे तभी तो आप अगला अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जो है इनको बाय करने के लिए जो आइटम्स लगते हैं, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, इसको क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। क्या कहा जाएगा, वर्किंग कैपिटल। जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं, तो उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल में कैसे क्या क्या यूज़ होता है? टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शंस। अब यहाँ पे फोर्थ रिक्वायरमेंट ये क्या है? देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, ये हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? फोर्थ रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को प्रोड्यूस करने और उसका जो आपको आउटपुट मिलेगा उसको मार्केट में सेल करने का आपको नॉलेज और एंटरप्राइज होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के बारे में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब एवरी प्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है? कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इन सबको मिला के कंबाइन करके प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम किसके इस स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब पालमपुर स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स हैं वो हम पालमपुर स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो है फिजिकल कैपिटल को क्या कहा गया है? कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो आपकी पूंजी हो, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब आपका क्या है? कैपिटल हो गया। अब हम क्या देखेंगे? फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर में क्या है? लैंड इज फिक्स्ड। अब पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है? पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग, जिसमें 75% जो पीपल हैं वो किस पर डिपेंड हैं? फार्मिंग पर डिपेंड हैं। जिसमें क्या है? कुछ फार्मर्स हैं, कुछ लेबर्स हैं। भाई फार्मर जो है वो अकेले तो खेती कर नहीं सकता है, उसको लेबर की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ का क्लोजली रिलेटेड, यहाँ का प्रोडक्शन क्या है? फार्म से ही रिलेटेड है। क्या किससे रिलेटेड है? फार्म से ही रिलेटेड है। पर जो फार्मिंग है वो इतनी आसान नहीं होती है। क्या था कि अंडर कल्टीवेशन में, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन में जो था, लैंड एरिया क्या था? फिक्स्ड था। 1960 में पालमपुर में जो लैंड एरिया था वो क्या था? फिक्स था, मतलब उसका विस्तार नहीं, एक्सपेंशन मतलब विस्तार नहीं हुआ था। जो वेस्टलैंड था ना, वेस्टलैंड मतलब जो जिसमें खेती नहीं की जा सकती है, उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया? कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। इससे ये हो गया कि नो फर्दर स्कोप, कोई स्कोप नहीं रह गया प्रोडक्शन के लिए, न्यू लैंड खरीदने के लिए अंडर कल्टीवेशन में। अब जो है हम लैंड को किससे मेज़र करते हैं? लैंड को हेक्टर से मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं? हेक्टर से मेज़र करते हैं। और लोकल यूनिट में कैसे? जैसे विलेज वगैरह में लोकल यूनिट में किस तरीके से बोला जाता है? जैसे बीघा, गुनीता, इस प्रकार से बोला जाता है। जो 1 हेक्टेयर होता है वो किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 1 साइड ऑफ मेजरिंग 100 मीटर के। कितने प्रकार के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। पालमपुर जो है, पालमपुर किस तरीके से दिखाई देता है? जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग लगता है वो। यहाँ पे जो ऑल लैंड है वो कैसा है? कल्टीवेटेड है। पालमपुर के अंदर ऑल लैंड कल्टीवेटेड है। नो लैंड इज़ लेफ्ट। यहाँ पे एक भी लैंड नहीं बचा है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन में किसकी फसल होती है? यहाँ पे खरीफ की फसल होती है। जो खरीफ की फसल होती है उसमें क्या आता है? उसमें क्या ग्रो करते हैं? ज्वार एंड बाजरा। ये प्लांट जो होते हैं वो कैटल फीड किस काम के लिए आते हैं? कैटल फीड के लिए। कैटल फीड मतलब पशुओं के चारा के लिए आते हैं। अक्टूबर एंड दिसंबर के बिटवीन में क्या ग्रो करते हैं? ये पोटैटो उगाते हैं। और विंटर सीजन में रबी की फसल में क्या करते हैं? वीट की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं।
वीट प्रोडक्शन में क्या करते हैं वो फार्मर्स, इतना मतलब वीट रखते हैं कि अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी वो वीट रखते हैं, उसके बाद उसको सेल करने के लिए भी वो मार्केट में जाते हैं। और कहाँ जाते हैं वो मार्केट में? यहाँ रायगंज जाते हैं। और कुछ एरिया में जो है शुगर केन मीन्स गन्ने की खेती करते हैं। शुगर केन रॉ गन्ना भी वो बेचते हैं और उसको किसके जेगरी में कन्वर्ट करके भी वो भेजते हैं। और कहाँ बेचते हैं वो? शाहपुर में बेचते हैं। जो यहाँ पर पालमपुर है, पालमपुर में जो है इरिगेशन वेल डेवलप्ड है, वेल सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ के जो फार्मर हैं वो 1 ईयर में कम से कम 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत जल्दी आ गई थी। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी। इसका मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ कि इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ का। नहीं तो कैसा था, प्रीशन व्हील्स, मतलब कुएं से पानी निकाल निकाल के जो है खेतों को सींचा जाता था। जो स्मॉल, तब कैसी फील्ड होती थी, स्मॉल फील्ड पे काम किया जाता था। अब जब इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल आ गए तो इरिगेशन क्या हो गया, लार्जर हो गया। मतलब सिंचाई जब लार्जर हो गई, लैंड मोर इफेक्टिवली हो गया, मतलब लैंड बहुत अच्छा ज़्यादा ग्रो करने लगी। जो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल थे वो किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फार्मर्स ने क्या किया, अपने आप ही प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाना स्टार्ट कर दिए। इसका रिजल्ट क्या निकला, 17 में कल्टीवेशन एरिया कैसा हो गया, 200 हेक्टेयर हो गया। नॉट ऑल विलेज, मतलब नॉट ऑल विलेज इन इंडियन हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। बहुत सारे विलेज हैं, सभी विलेज नहीं हैं कि जहाँ पे हाई लेवल का इरीगेशन हो। रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन में जो है वेल इरीगेटेड, मतलब वहाँ सिंचाई के अच्छे साधन है। लेकिन प्लेट्यू रीजन्स और डेक्कन प्लेट्यूस में जो है, पठारी क्षेत्रों में जो है इरीगेशन अच्छा नहीं है। वहाँ सिंचाई, मतलब वहाँ पे सिंचाई के साधन ज़्यादा नहीं है। इससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग किस पर डिपेंड होते हैं? लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। जब वहाँ पे रेनफॉल होता है तभी वो ज़्यादा डिपेंड होते हैं, नहीं तो फिर सूखा पड़ जाता है उनका, जो है फसल अच्छी नहीं होती है। जब हम 1 क्रॉप और एक ही लैंड पर मोर देन 1 क्रॉप 1 ईयर में ग्रो करते हैं तो क्या क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ये जो है मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का। मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का। जो ऑल फार्मर्स है पालमपुर को, वो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स तो करते ही करते हैं। और उनकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो थर्ड रिक्वायरमेंट क्रॉप करनी। थर्ड क्रॉप क्या है उनकी? थर्ड क्रॉप है पोटैटो, जिसको वो 15 to 20 ईयर से ग्रो कर रहे हैं। अब ये तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कैसा होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। और अदर वे क्या है? दूसरा मॉडर्न फार्मिंग। क्या होता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है। अदर जो फार्मिंग मेथड है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। इस मेथड के थ्रू क्या होता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हायर ईल्ड, मतलब अधिक उपज होती है। Yield is measured as crop productions produced on a given piece of land during a single season। इससे क्या होता है कि इस एक ही लैंड से इनको क्या होता है कि बहुत सारी क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। 1960 के मध्य में जो था,
जो सीड्स का कल्टीवेशन था वो कैसा था, ट्रेडिशनल वे में था। इससे क्या होती थी, लो यील्ड मिलती थी, लो यील्ड्स मिलती थी, मतलब उपज कम होती थी। और जब ट्रेडिशनल सीड्स का उपयोग किया गया ना, तो इरिगेशन का प्रयोग अच्छा हुआ, तो ट्रेडिशनल सीड्स का नीड बढ़ी, और जो है इरिगेशन कैसा हो गया, कम हो गया। तो फार्मर ने क्या यूज़ किया, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैनर एज फर्टिलाइजेशन। उन्होंने अदर नेचुरल मैनर्स का यूज़ किया फर्टिलाइजेशन के लिए। और इनको वो कहीं से मिलता नहीं, मतलब ख़रीदना नहीं पड़ता था, जो है उनके पास अवेलेबल होता था, ये उनको बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था। 1960 में क्या हुआ, 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। क्या आया, हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति आई, और उसने इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस कराया कि कल्टीवेशन में वीट एंड राइस का हाई यील्ड के लिए वैराइटीज ऑफ सीड्स दिए गए कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स है। तो HIV सीड्स क्या हुआ, HIV सीड जब लोगों को मिले तो क्या कहते हैं, जो ग्रेन है वो उसका जो ग्रेटर अमाउंट था वो बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन उसका बढ़ गया, और सिंगल प्लांट से ही उनको बहुत ज़्यादा अनाज मिलने लगा। इससे क्या हुआ कि जो प्रोड्यूस होने लार्जर क्वांटिटी में फूड ग्रेन प्रोड्यूस होने लगा, और बहुत ही जल्दी होने लगा। HYV सीड्स जो होते हैं उनको plenty of water and also chemical fertilizers and पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। इससे क्या प्राप्त हुआ, हमको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे थे। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फॉर हायर। चलिए इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।